नमस्कार प्रभात, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मैम। आप कैसी हैं? बढ़िया, बहुत स्वागत है दर्शकों का भी द पैम्फलेट के साथ। और ग्राउंड के लिए लगातार जो भी बिहार में सियासी हलचल चल रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बात हो रही है या फिर बिहार के जो वोटर्स हैं उनका क्या मूड है, तमाम इन पहलुओं को जानने के लिए हर रोज प्रभात हमारे साथ बिहार के अलग अलग जिलों में जहां वो रहती है वहां से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रभात, इस वक्त जो खबर आई है, हालांकि जो बीजेपी की जो लिस्ट थी पहली 71 सीटों की वो जारी हो गई कल, लेकिन अभी फिलहाल जो जनता दल की तरफ से तो जो खबर आई है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि 57 सीटों के यहाँ पे जनता घोषणा हो दल गई। यूनाइटेड मैम, जनता दल माफ यूनाइटेड। कीजिएगा जेडीयू, हाँ माफ कीजिएगा जेडीयू की तरफ से। तो अभी फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है, कौन कौन से ऐसे बड़े जो नाम है अगर हम जेडीयू की बात करें तो? मैम देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने फिर से जो अपना कॉम्बिनेशन है उस चीज के ऊपर पूरी हम्म, तरीके से भरोसा जताया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बिहार चुनाव में अब की युवाओं पे ज्यादा दाव लगाया जा रहा है। पुराने नेताओं को जो है वो एक अच्छा फेयरवेल दिया जा रहा है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देख लें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो सदन के स्पीकर थे, जो 7 बार के विधायक थे, हम्म, उनको मतलब कि उनको पदभार से मुक्त किया गया है और उसका नए चेहरे को मौका देने जाने की कोशिश है। तो बड़ा अच्छा संतुलन आपको नजर आता है नए और पुराने चेहरों का मिला के, जिसमें आपको ये चीज नजर आती है। और यही यही पॉलिसी जो है वो जनता दल यूनाइटेड ने भी जो है वो फॉलो की है। जनता दल यूनाइटेड के वो एक नैरेटिव के स्तर पे काटने की कोशिश की गई थी कि जनता दल यूनाइटेड का आरएसएस करण हो चुका है, भाजपा करण हो चुका है। अगर आपने टीवी डिबेट्स में राजद के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, इनफैक्ट पप्पू यादव को अगर सुनते हुए देखा होगा तो, लेकिन जिस तरीके से सीट्स का बंटवारा किया है, पहली जो सीट आई है, पहली जो सूची आई है जिसमें लगभग हम्म, 57 उम्मीदवार है, तो आपको लगेगा कि जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट से उस पूरे नैरेटिव की हवा उड़ा दी है। पूरे नैरेटिव की हवा उड़ा दी है। अब जनता दल यूनाइटेड ने कोशिश ये की है कि सभी वर्गों को सीट दी जाए और जो उसकी पार्टी का कोर है उस कोर को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया जाए, और इस चीज में वो कामयाब नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं पहली सूची की बात करूं तो जनता दल यूनाइटेड इस बार जो है ना टारगेट पे है, इस चीज को समझिएगा। विपक्षियों के टारगेट पे भारतीय जनता पार्टी कम, जनता दल यूनाइटेड ज्यादा है। वो किसी भी तरीके से जेडीयू को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस लिस्ट ने, एकमात्र लिस्ट ने, इस सारे के सारे नैरेटिव को जो है वो पीछे धकेल दिया है। जो जेडीयू की जो पहली लिस्ट जारी हुई है यहाँ पे प्रभात, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो जिनको लेके ये कहा जा सकता है कि ये जो कैंडिडेट है जेडीयू या फिर ओवरऑल एनडीए के लिए बड़ा जिताऊ, कौन से ऐसे बड़े दावेदार, कौन से ऐसे बहुत बड़े सारे नाम नाम है। हैं? देखिए, मोकामा से अनंत हम्म, सिंह है। मोकामा से अनंत सिंह का चुनाव में खड़ा होना मतलब उनकी जीत की गारंटी है। ठीक है। उसके बाद हम्म, अगर मैं आपको बताऊं, नालंदा से श्रवण कुमार है। लगातार मंत्री रहे नीतीश जी की मंत्री सरकार रहे में हैं वो। और हम्म, बाकायदा बहुत ग्राउंडेड नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर आप सरकार की बात करेंगे, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात हम्म, करेंगे तो हमेशा नीतीश कुमार के वो एक सहयोगी और अगर मतलब कि पॉलिटिकल भाषा में कहा जाए तो राइट हैंड रहे हैं। जबकि आपको पर्दे के सामने वो उतना ज्यादा नजर नहीं आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल। के विश्वस्त व्यक्ति हैं। और जनता दल यूनाइटेड की वो रीढ़ है सरकार सरकार के टर्म्स में जहां तक बात की हम्म, जाएगी तो उनका नाम है इसके अंदर। बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हम्म, मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ एक सीट्स जो कि गढ़ है राजद का या अन्य पार्टियों का, उसको हटा दिया जाए तो जिताऊ कैंडिडेट है। और जो मूल चीज की जाती है कि ये पार्टी लव कुश की पार्टी है, जिस चीज को लेकर इस पार्टी, हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है, पॉलिटिकल स्टैंड होता है। इस पार्टी का ये पॉलिटिकल स्टैंड है कि ये लव कुश की पार्टी है, और ये लव कुश की पार्टी आपको नजर आ रही है। इसके अंदर कोई इस सूची में ऐसा नहीं है कि आपको नजर आए कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने किनको टिकट दे दिया है या क्या अजीब है। जो उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी रही है वही स्ट्रेटेजी इस बार भी चुनाव में दिख रही है, और जो कि जिताऊ स्ट्रेटेजी है। पॉइंट नंबर 1 ये है। अब प्रभात, एक और चीज है, कल देर रात से काफी ज्यादा वो ड्रामा चल रहा है अगर हम एनडीए की भी बात करें। हालांकि अभी जो जेडीयू की लिस्ट, पहली लिस्ट आई है, उसके पहले बीजेपी ने जो 71 लिस्ट जो उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा फैक्टर साबित हो रहा है जिसको लेके जो महुआ सीट है चिराग पासवान के खाते में जो गई है, अब उपेंद्र कुशवाहा वो अड़े हुए हैं कि उनको महुआ सीट दी जाए, लेकिन महुआ सीट चिराग के खाते में जा चुकी है। इसको लेके अभी दिल्ली में भी बैठक चल रही है या खत्म हो गई, इसको लेके भी अपडेट करेंगे हम। लेकिन क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा एक टेंशन है क्योंकि अमित शाह तक को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा है।
देखिए, पहली बात तो कल भी जो मैंने आपको बात बताई थी, मैं दोबारा इस चीज़ को बता देता हूँ। कोई भी हुँ, बड़ा चुनाव हो और उसके अलावा अगर बिहार का चुनाव हो, तो ये शगुन होता है। इसमें कोई मतलब कि ये कोई विशेष बात नहीं है, जिसका ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये बताइए कि अमित शाह के आने के बाद से देश भर में ऐसा कौन-सा चुनाव हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, जो अमित शाह के नेतृत्व में नहीं लड़ा है, जो ये बड़ी बात हो गई है? एट द एंड तो अमित शाह कमान संभालते ही हैं। 3 दिवसीय दौरा दौरा है इनका बिहार में, आज जो आज से शुरू होने वाला है। उसके अलावा बूथ संवाद वो पहले कर चुके हैं अलग-अलग जिलों में जाके। तो देखिए, ये क्या होता है कि जब आप एक चीज़, मुझे याद है कल जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रवक्ता बातचीत कर रहा था, और अगर मैं हुँ, गलत नहीं तो शायद ललन सिंह थे। तो ललन सिंह ने बड़ी प्यारी बात कही कि ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय में आपको जनादेश जनता देगी। तो चुनाव आपको जनता के बीच में जाके लड़ना है, या हमारी पाले में आके लड़ना है? आप जनता से वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट की तो घोषणा नहीं कर पा रहे। हमारी इंटरनल मीटिंग्स में क्या हो रहा है, ये देख के सुन के एक कपोल कल्पना कर रहे हैं, एक फैंटेसी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि कभी उपेंद्र कुशवाहा हमारे पास आ जाएंगे, कभी नीतीश कुमार हुँ। हमारे पास आ जाएंगे, कभी जीतन राम मांझी हमारे पास आ जाएंगे। और ये आपको बताता है कि आप जमीन पर जाने में कितने अक्षम हैं। अगर आप जमीन पर जाने को तैयार, जिस पार्टी की कैपेसिटी सारे चुनाव लड़ने की होती है, सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की होती है, या जिसका गठबंधन मजबूत होता है, उसको सामने वाले पाले में नहीं देखना पड़ता। याद कीजिए, पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ चल रहे थे, सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया था। मुकेश सहनी ने जब वापस आने की कोशिश की तो उनको सम्मानजनक सीटें दी गई कि आप आइए यहां से चुनाव लड़िए। तो ये देखा नहीं जाता है तब कि सामने वाली पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जहां तक रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, उनके विरोध में भी हुँ, रहे हैं। 2015 में जब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही थी, और जब महागठबंधन पहली बार बना था, तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ ही रहे थे। अब बात यह होती है कि जब आप उस वक्त साथ ही रहे हो, तो आपको जब एक बड़ा भाई नहीं है, उसमें एक बड़ा अलायंस पार्टनर नहीं है, तो सीट्स आपको अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। लेकिन आज एनडीए का मतलब बिहार में बड़े फॉर्म में अगर बात की जाएगी, तो वो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी है। अब एलजेपी पिछली बार 134 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 38 सीटों पर उसका इंपैक्ट रहा था अच्छा खासा, जिसमें उसने जनता दल यूनाइटेड को हराया है। बाकी सीट्स की भी बात की जाए तो वो आंकड़ा 51-52 तक पहुंचता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि 51-52 सीटें इस अलायंस में एलजेपीआर को दे दी जाएगी। ये अंक गणित इस तरीके से काम नहीं करता। आपको ये समझना होगा कि कितना परसेंट वोट आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, आपके भी ग्राउंड पे जमीनी स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से आपको सीटें दी जाती है। दूसरा, चुनाव हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है। कोई अगर चुनाव हारने के लिए लड़ रहा हो तो शायद बिहार में या कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको नजर नहीं आएगा। बिहार में ऐसा प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं अब, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो हवा बनाई थी, वो सारी चीजें अब हवा में जाती हुई नजर आ रही है। पहले करगर से रितेश पांडे को उम्मीदवार बना दिया गया, फिर सोचा गया महाराज राघोपुर से लड़ेंगे, तो राघोपुर से भी उन्होंने चंचल सिंह को शायद उम्मीदवार बनाया है। तो बाकी तो सारे लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि कुछ और सीटें, जो जहां पे उनका प्रभाव अच्छा है, या जहां पे हुँ। उनकी कार्यकर्ताओं ने तैयारी अच्छी की हुई है, वो सीट उनको दे दी जाए, ताकि एनडीए और मजबूत हो। इस चीज को समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही सीट पे दो व्यक्तियों ने तैयारी की है, उसमें से एक व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से है, और वो तैयारी में ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू एलजेपी रामविलास। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये सीट जो है इनको दे दी जाए, ताकि ये सीट सील बंद जीत हो जाए। सीधी बात। तो लड़ाई एनडीए में इस चीज की चल रही है कि जो सीट्स पे जिसका प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, जिसने ज्यादा बेहतर तैयारी की हुई है, वो सीट उसको देके और सीटों की अदला बदली हो जाए। उसके अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। प्रभु, एक और फैक्टर जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें ये देखने को मिला, तकरीबन 9 महिलाएं हैं इस बार जिनको पहली लिस्ट में जगह दी गई है, उनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि देर रात दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने भी काफी हंगामा हुआ है, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद महिलाओं को बराबरी का जो दर्जा देने की जो बात होती है, उससे इतर महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए इस बार काफी हद तक जो खबरें आ रही हैं कि टिकट महिलाओं के काफी हद तक काटे गए हैं। क्या लग रहा है इसका जो एम फैक्टर की जो लगातार हम बिहार में बात कर रहे हैं, क्यों महिलाएं जो हैं वो पसंद कर रही हैं
एनडीए को और खासतौर पे नीतीश और मोदी की जोड़ी को, क्या लगता है कि ये चीजें पार्टी लेवल पर भी दिख रही है, जहां एनडीए में खासतौर पे बीजेपी में महिलाओं को टिकट दिया गया है, तकरीबन 9 से 10 महिलाओं, ये एक अच्छा नंबर कहा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो थोड़ा सा मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना ये है कि आधी आबादी को आधा हक मिलना चाहिए। अगर 243 सीटें हैं तो उस पे आप 120 पे हम्म, महिलाओं को चुनाव लड़वाइए। बहुत अगर अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि एक इक्वेशन अच्छी बने, चलिए अगर आप वो भी नहीं चाहते, मैं उन सभी दलों से पूछना चाहता हूँ जो 33% आरक्षण का सपोर्ट करने के लिए बैठे थे पार्लियामेंट में। अब ये नियम हो गया है ना भाई, हम्म, वो तो लागू होगा। आप चरितार्थ कीजिए इस चीज को। अब थर्ड नंबर पे पॉइंट, ये चरितार्थ एक दिन में नहीं होगा। इस देश ने प्रधानपति, मुखियापति, पार्षदपति, वो विधायकपति, कॉन्सेप्ट। हाँ। सांसदपति, हाँ। ये बहुत सारी चीजें देखे हैं। अब अगर हम देखें, बिहार मॉडल इसके लिए बहुत अच्छा मॉडल है। बिहार मॉडल में नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली है, उससे महिलाओं के आगे अब मुखिया है, वहां पे मुखिया पति कोई नहीं है, पार्षद है वहां पार्षद पति कोई नहीं है। तो एक लीडरशिप डेवलप होने में समय लगेगा। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो 15 तारीख है आज और 1:17 हो चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम। कांग्रेस को खुद कितनी सीटें मिलनी है उसको उसका अंदेशा नहीं है, तो वो टिकट बांटेगा किसको। पॉइंट नंबर 1 ये समझिए, जितनी सीटें मिलेंगी उसमें आपको नजर आएगा कि किसी मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, या किसी पूर्व मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई खाटी कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति जो 7 बार 8 बार विधायक किसी जमाने में रहा था, उसका पोता या पोती चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में तो टिकट का बंटवारा इसी तरीके से होना है कि कोई राज्यसभा सांसद है उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, कोई कहीं और से सांसद है उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। तो जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जिसको पता है कि पहले हम सोच रहे थे कि 70 सीटें मिलेंगी और हमारा मौका लग भी जाएगा, वहां पे उसको नजर आ रहा है कि शायद 70 सीट नहीं 30-35 सीटें मिले, और 30-35 कैंडिडेट तो इनके पास पहले से हैं जो जिनको टिकट कंफर्म करनी है। तो इस चीज अच्छा, के इन्हीं लिए की सबसे इन्हीं की बढ़ रही है। गठबंधन जो पार्टी है आरजेडी, और इस बार अभी काफी ज्यादा आप अपना जब आप ट्विटर पे जाएंगे, एक्स हैंडल पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया है इस बार सिवान से। और शहाबुद्दीन की जो, मैं कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन अमर रहे जैसे नारे भी लगा रहे थे। तो एक तरफ तो वैसे लोगों को आप टिकट देने से बच रहे थे, जो जिनके ऊपर आपराधिक मामले हों, जिन या फिर जिनकी वैसी छवि जो है बाहुबली नेताओं वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ आप ओसामा को टिकट दे रहे हैं, ये किस तरीके का इक्वेशन बिठा रही है आरजेडी? देखिए यही चीज, 20 साल मैडम बहुत लंबा अंतराल होता है किसी भी चीज को भूलने के लिए, किसी भी चीज को भूलने के लिए। लेकिन 20 साल बाद भी अगर जंगल राज की बात हो रही है तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे की वजह यही है कि आपने चेहरा जरूर बदला है, लेकिन आपका सिग्नेचर और नेचर नहीं बदला है। चेहरा लालू यादव से तेजस्वी यादव हो गए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपकी पार्टी के जो रूट्स हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। और शहाबुद्दीन की तरफ तो वापस जाना पड़ा तेजस्वी को, नहीं जाते तो वहां से साफ हो जाते। ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। पॉलिटिकल कंपल्शन एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी ना शहाबुद्दीन की वाइफ वहां से, हाँ। और उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा था ना राजद ने, क्या हाल हुआ था उसका। तो अगर सिवान में स्टैंड करना है तो उस फैमिली के चरणों में आपको जाना पड़ेगा, उसके नेतृत्व में आपको जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि बिहार का जो वोटर है, 20 साल के शासन, मतलब 20 साल का ट्रांजिशन पीरियड हो चुका है मैडम, और 20 ईयर्स तक आप अपनी पार्टी को किसी तरीके से जिंदा रख लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह यही है कि लोगों को डाउट है कि आपका नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला है, नहीं बदला है। और दूसरी तरफ लोगों को ये नजर आ रहा है कि अब वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपनी दुकान खोल पा रहे हैं। ना उनको अपहरण का डर है, ना सुरक्षा का डर है, ना लूट मार का डर है। कल मैंने एक महिला से मुलाकात की है, वीडियो हमारे चैनल पे जल्द आएगी मैडम। बूढ़ा बूढ़ी, उम्र 60 पार है दोनों की 60 पार उम्र है। बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई जी। अकाल मृत्यु हो गई, जवान बेटा मर गया। 2 या 3 पोते पोतियां हैं। 10,000 रुपए मिले जीविका के, उससे एक छोटा सा ठेला लगाया है और उस ठेले से वो परिवार चल रहा है। वो 1100 रुपए जो पेंशन मिल रही है उससे वो परिवार चल रहा है। वो सुबह 5 बजे ठेला लगाती हैं और रात को 9 बजे अपना ठेला बंद करती हैं। वो जो 10,000 रुपए मिले ना उनसे, उन्होंने वहां पे कुरकुरे, चिप्स और जो बाकी आइटम होते हैं अपने ठेले पे वो रखे हैं।
वो महिला के बारे में सोचिए कि जो 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सुरक्षा के भाव से नौकरी करती है, वो किसे वोट देगी? उसे, जो 8:30 बजे आके उससे अपना हिस्सा लेके जाएगा, रंगदारी लेके जाएगा, या उसको वोट करेगी जिसे ये होप है कि अगर मैंने अपनी दुकान ढंग से लगा ली, अपना व्यापार ढंग से खड़ा कर लिया, तो शायद कल मुझे सरकार 50,000 लाख रुपए की मदद इस ठेले को दुकान में तब्दील करने के लिए करेगी। बिहार के चुनाव का पर्याय मतलब कि अगर एक लाइन में आप उत्तर मेरे से मांगेंगी तो यही है। बिहार में जो लोगों को मिल रहा है उससे वो खुश है, और जो आप कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो लोगों को बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद 20 साल पहले वाला शासन फिर आ जाए। और ये लगातार हम आपके रिपोर्ट्स के ज़रिए भी देख रहे हैं, आप जहाँ भी ग्राउंड रिपोर्ट पे महिलाओं से बात कर रहे हैं, खास तौर पे चाहे वो ठेला लगाने वाली हो या फिर पेशे से वो वकील हो या फिर हाउसवाइफ हो, इस तरीके अलग-अलग हमने क्योंकि डाइवर्स सुरक्षा रखा है, हमने तो डाइवर्स ये रखा है। सारी चीज़ें हमारे तक सामने आ रही हैं कि कैसे उनके लिए रात को निकलना, और वो निकलती हैं, दुकान लगाती हैं, रेहड़ी लगा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें, और ये एक शुभ संकेत है क्योंकि जो जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने झेला है उस आरजेडी के शासन को, जो जंगल राज का एक पूरा पर्याय बन चुका है, वो समझ रहे हैं कि दोबारा से अगर हम उस स्थिति में गए तो कल जो हमारे आने वाला, जो हमारा भविष्य, हमारी जो पीढ़ी है, उस पे असर इसका दिखेगा। एक और सवाल प्रभात यहाँ पे ये है कि जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें चाहे वो हम सम्राट चौधरी की बात करें, रामकृपाल यादव की बात करें, मंगल पांडे की बात करें, जो कई सारे जो बड़े जो नेता हैं, जो मंत्री भी हैं, कितना ज्यादा जो पुराने चेहरे हैं, जो बहुत विश्वासी और एक वेटेज वाले जो चेहरे थे, उनको इस बार तवज्जो दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए, और क्या भारतीय जनता इक्वेशन है इन सीटों का इक्वेशन भी समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होती है कि जब नेता, अगर आप पूरे बिहार के फेस हैं या पूरे देश के फेस हैं, तो एटलीस्ट आप चुनाव लड़के एक संदेश दें कि आपका नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी में, बिहार में, एनडीए में इस बार चुनाव नीतीश कुमार के काम को लेकर ही, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ही, और नरेंद्र मोदी के विजन, नरेंद्र मोदी को चेहरे को लेकर ही लड़ा जाता है। लेकिन स्थानीय लेवल पर अगर आप बात करेंगे कि आप पूरे बिहार जीतने का मादा रखें, दम रखें, और आप खुद चुनाव ना लड़ें, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे जितने भी हैवीवेट नेता हो, वो चुनाव में उतरे ही इसलिए हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, ये जो वो सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि मस्ट विन सीट पे ही सम्राट चौधरी को उतारा गया है। तेजस्वी यादव तो 2015 में चुनाव लड़े हैं, तो 2015 में वो अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़े हैं, जो उनके लिए सेफ सीट थी। यही हाल तेज प्रताप यादव का भी रहा, हसनपुर और फिर महुआ। हसनपुर से महुआ इसलिए भाग के गए क्योंकि हसनपुर में दूसरी बार जीत नहीं पाते। तो ये होता है जब आप सेफ सीट ढूंढते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने लिए जो सीट चुनी है वो टफ सीट है, ये सीट आसान नहीं है। ये सीट पहले जनता दल यूनाइटेड के पास थी, और अगर राजद ने यहाँ पे ठीक ठाक कैंडिडेट दे दिया, हालांकि वो सीट वीआईपी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ठीक ठाक सीट दे दिया तो सम्राट चौधरी को चुनाव जीतने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसे में टफ सीट भारतीय जनता पार्टी में ऐड हो जाएगी। तो इस चीज को आपको इलेक्शन स्ट्रेटेजी में समझना पड़ेगा कि जो हैवीवेट लीडर हैं वो टफ सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि पार्टी में उनके जीत के आने से इजाफा हो क्वांटिटीज में, ना कि उनको एक सॉफ्ट पैसेज दे दिया जाए कि आप ऐसी छोटी सीट जो मस्ट, जहां से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जीत सकता है, वहां से आप चुनाव जीत जाए। मुझे लग रहा है कि जब तक हमारी ये जो हमारा डिस्कशन है ये ऑन एयर होगा, दर्शकों तक पहुंचेगा, तब तक काफी हद तक, चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, या फिर महागठबंधन इंडिया अलायंस की बात करें, हो सकता है जो सीटों को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी हद तक दूर हो जाए उस समय तक। देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद दूर ना हो, ये भी समझ अच्छा, लीजिए। आज 15 मतलब तारीख ये है। तो बिहार, जहाँ हमारे तरफ एक कहावत है, भोज के दिन कोहड़ा रोकना, मतलब 17 तारीख को हाँ। नॉमिनेशन दाखिल करना है, तो क्या माना जाए, क्या 16 की रात तक भी पूरी रात ये ड्रामा चलेगा? शायद फॉर्मल जो है, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, माले ने और राजद ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं, यानी कि उन लोगों ने कांग्रेस को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। राजद के उम्मीदवारों का अब तक नामों की घोषणा नहीं हुई है, ये आप भी जान रही है, मैं भी जान रहा हूँ। आप जाके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उनका ढूंढ लीजिए, फेसबुक पेज ढूंढ लीजिए, नहीं। लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव नामांकन का पर्चा भर रहे हैं, यानी कि राजद हो या कोई भी हो, अब वो एकला चलो रे की नीति पे आ गया है।
आपको नजर आएगा कि गठबंधन के अंदर ही बहुत सारी जो सीट्स होंगी उस पर राजद और कांग्रेस के कैंडिडेट या कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट या राजद के कैंडिडेट आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ हमको बिहार में नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन में अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता भी है तो कथित फ्रेंडली फाइट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जिस तरीके का सिनारियो बनता दिख रहा है, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि एक पूरा वो फ्रेंडली फाइट जो देखने को मिल सकता है इस बार इलेक्शन कथित में। वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ, यहाँ पे राजद और कांग्रेस के लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे, तो ये कहिए कि आप नहीं बना पाए क्या कहते हैं अलायंस, तो आप उसको फ्रेंडली फाइट का नाम दे गए। अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस जब आप गठबंधन की राजनीति में आते हैं तो गठबंधन की राजनीति का ये पहला फर्क ही यही होता है कि चुनाव जीतता गठबंधन है, हारता गठबंधन है। चुनाव कोई चलिए एकला प्रभात, यानी कल जब कैंडिडेट नहीं हम बात जीतता। करेंगे तो उम्मीद होगी कि जो चाहे वो सियासी खींचतान जो मची हुई है सीटों को लेके जो इस वक्त वो काफी हद तक सॉल्व हो जाए और कुछ नया जो सियासी ड्रामा है वो भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो आपके ग्राउंड्स के जो रिपोर्ट हैं उसके आधार पर भी कल हम कुछ बात करेंगे कि क्या नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और वोटर्स अब क्योंकि उन सीटों के वहां से किसको टिकट दिया गया, उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, इस पर भी कल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।